हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमबीए वाला। एमबीए वाला के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले जो लेक्चर्स होंगे आई होप आप सभी ने अच्छे से देखे होंगे एंड अपनी जो आपकी तैयारी है उसको भी और बेटर किया होगा। आप सबने कैट का एग्ज़ाम भी दिया है लास्ट वीक ही, ठीक है। आई होप सबका अच्छा गया होगा। डेफिनेटली अब हमें जो हमारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन है उसके रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, ताकि हम इस सेक्शन को भी बिल्कुल निगलेक्ट ना करें और यहाँ पर भी हम अच्छा स्कोर पा पाएँ। क्लियर है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लगभग 20 के करीब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज। इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चंस तो सॉल्व करवाऊंगा ही, बट एट द सेम टाइम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, ताकि आपको अगर वहां से कुछ बने ना क्वेश्चन, तो वहां भी आप उस चीज़ को आंसर कर पाओ। जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि जो 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस हुआ, ये एक्चुअल में कहाँ पर हेल्ड हुआ, ये पूछ रहा है। अब जब हम इसकी बात करते हैं, देखो जब ये सारी चीज़ों की हम डिस्कशन करते हैं तो हमें एक बात पता होनी चाहिए। ये चलो इसका आंसर तो करेंगे, इसका आंसर तो बहुत ही इजी है कि नई दिल्ली में हुआ, वो तो हम चलो पता है हमें। बट थोड़ा ना हमें ब्रिक्स के बारे में भी जान लेना चाहिए कि आखिर ब्रिक्स होता क्या है, कैसे ये फॉर्मेशन हुआ। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि पहले हमें ना, जैसे आप लोग अब एमबीए की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे बच्चों का एक ड्रीम होगा कि चलो यार कुछ बहुत बढ़िया कंपनी के अंदर काम करते हैं। तो एक कंपनी है, इसी तरह से आप गोल्डमैन सैक्स, सभी लोग जानते होंगे गोल्डमैन सैक्स जीएस के बारे में। तो गोल्डमैन सैक्स के एक पर्सन हुआ करते थे जिम ओनील, ये बहुत ही हाई पोजीशन के ऊपर थे गोल्डमैन सैक्स के अंदर। तो इन्होंने यहाँ पर ना एक पेपर लिखा, ठीक है। उस पेपर के अंदर इन्होंने क्या मेंशन किया, इन्होंने नोटिस किया कि यार 2001 के आसपास ना 4 देश हैं, क्या मैंने बोला, 4 देश हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। किस तरह से अच्छा कर रहे हैं? इकोनॉमिकली इनके बढ़ने की रफ्तार, आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने 4 देशों की बात करी जिनका नाम क्या था, BRIC, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड लास्टली चाइना। तो ये 4 हमें देश देखने को मिले जहां पे इन्होंने पहली बार जिक्र किया था। अब फिर इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि चलो यार आपस में मिलकर कुछ कोलैबोरेट करते हैं, आपस में मिलकर देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर हम अपनी इकोनॉमीज को कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप नोटिस करो ना, जब हम सारी चीज़ें कोलैबोरेशन के थ्रू करते हैं ना कहीं हमारे बढ़ने की जो रफ्तार होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी कोशिश करी गई कि चारों कंट्री साथ में आई, ठीक है। बट बाद में पता क्या होता है, बाद में एक और कंट्री इसके अंदर ऐड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एस का मतलब यहाँ पे क्या है, साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स बन जाता है, एस भी इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो ये इस तरह से हर साल अब मिलते हैं, ठीक है, इनके समिट्स होते हैं ताकि आपस में डिस्कशन करें कैसे ये चीज़ें करनी है। तो उसी तरह से एक जो इनका 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस हुआ ना, ये यहाँ देखने को मिला, कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर। सर चलो ये बात तो समझ आई, पर इसके अलावा ना आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है। देखो आज जब हम ये लेक्चर कर रहे हैं तो आज तो हम दिसंबर में हैं, ठीक है, दिसंबर स्टार्ट हो गया है आज, बिल्कुल ठीक बात है। अब जो पिछला इनका डिस्कशन हुआ ना, उस डिस्कशन के अंदर पता क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि भैया 5 देश तो हम हैं, ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, पर इन 5 देशों के अलावा ना 6 और कंट्रीज को ऐड किया जाएगा। अब आप लोग बोलोगे सर अच्छा 5 थे तो 6 ऐड हो गए क्या? द आंसर इज अभी नहीं हुए। आज 1 दिसंबर को मैं लेक्चर बना रहा हूं, आज के दिन ये 6 नए ऐड नहीं हुए। ये ऐड कब होंगे? ये ऐड हो जाएंगे 1 जनवरी 2024, यानी कि आज से 1 महीने बाद। इस तारीख को ना 6 नए कंट्रीज ऐड होने जा रहे हैं। कौन से कंट्रीज हैं ये? इसके अंदर आपका आ जाएगा अर्जेंटीना, इसके अंदर आपका 6 कंट्रीज के अंदर ईरान आ जाएगा, आपका इजिप्ट आ जाएगा, आपका सऊदी अरेबिया आ जाएगा, इथियोपिया आ जाएगा, एंड उसी के साथ ही साथ आपका यहां पर जो एक और कंट्री है दैट इज यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ये 5 कंट्रीज तो ऑलरेडी थी, ये 6 कंट्रीज ऐड हो जाएंगी कब से? 1 जनवरी 2024 से। तो ये 6 नाम भी आपसे पता होने चाहिए, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री ऐड होने वाली है।
एक छोटी सी चीज़ मुझे आखिरी चीज़ यहाँ पे और भी बतानी है, वो क्या है सर? वो है विद रिगार्ड्स टू अर्जेंटीना। देखो, ये 6 कंट्रीज मैंने आपको बता ज़रूर दी कि 6 कंट्रीज ये ऐड होने जा रही हैं, पर पता है क्या हुआ? जब ये अनाउंस हुआ था कि 6 कंट्रीज ऐड होंगी, उसके बाद से लेकर अब तक अर्जेंटीना में हो गए इलेक्शन। जैसे चुनाव होते हैं इंडिया में, तो यहाँ पर भी अर्जेंटीना में चुनाव हुए। उस चुनावों के अंदर जो जीत कर आए हैं ना, उनका ऐसा मानना है कि ब्रिक्स ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। समझे इस बात को? तो अब अर्जेंटीना ज्वाइन करेगा नहीं करेगा ये हमें पता नहीं है, क्योंकि वहां पर जो चुनकर आए हैं ना, जो उनके लीडर चुन के आए हैं, उनका ऐसा मानना है कि ब्रिक्स ज्वाइन करने से ज़्यादा कुछ फायदा होने नहीं वाला। तो अब देखते हैं अर्जेंटीना ज्वाइन करता है या नहीं करता, 1 जनवरी को हमें पता लग जाएगा। पर बाकी 5 कंट्री डेफिनेटली ज्वाइन करेंगी, और ये 5 कंट्रीज तो ऑलरेडी थी ही थी। तो यहाँ पर जो पहली बात कर रहा है, वेयर वॉज द 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड, ये आपका नई दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिला था। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पर पूछ रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनरी डॉक्टरेट दिया गया तंजानिया की जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन। समझो इस बात को। देखो, तंजानिया ना एक इंपॉर्टेंट कंट्री बनती है, नो डाउट अबाउट इट, पर कहीं ना कहीं इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ना डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन की, ये एक्चुअल में तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट है। ठीक है ना? अभी तक तंजानिया में कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं थी, तो तंजानिया की पहली ये वुमेन प्रेसिडेंट बनी है डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन। ठीक है, इनको यहां पर ना इंडिया और तंजानिया, हमारे और तंजानिया के रिश्ते बेहतर हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। इस बेहतरी के पीछे एक इंपॉर्टेंट पर्सन का हाथ रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट, वो है आपकी डॉक्टर सुलूहू, जो डॉक्टर सामिया सुलूहू जी हैं। इस वजह से, क्योंकि इन्होंने भारत और तंजानिया के रिश्ते बेहतर बनाने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया है, इसी वजह से जो हमारी JNU है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इनके द्वारा इन्हें एक ऑनरी डॉक्टरेट यहाँ पे दिया गया है, ताकि इनको एक तरह से जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए यहाँ पे इनको एक सम्मान दिया जाए। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड प्रोफेसर डॉक्टर ज्वेता गुप्ता रिसीव इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज की फील्ड के अंदर कौन सा यहाँ पर इनको अवार्ड यहाँ पर मिला? तो देखिए, यहाँ पर जो हम बात करते हैं ना ज्वेता गुप्ता जी की, ये दरअसल में ओरिजिनली इंडिया को बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इनको बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो अवार्ड मिला है, ये अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के अंदर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और उस अवार्ड का नाम क्या है? उस अवार्ड का नाम है स्पिनोजा प्राइज। थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, बट नाम आपको पता होना चाहिए, स्पिनोजा प्राइज। क्यों? देखो, एक्चुअल में ना ये जो प्राइज है, ये अपने आप में बहुत मेजर, बहुत बड़ा एक प्राइज माना जाता है। एक्चुअली डच के अंदर ना, नीदरलैंड की जब मैं बात करता हूँ, तो डच के अंदर इसको नोबल नाम से भी जाना जाता है। जैसे नोबल प्राइज होता है ना, आप जानते हो, मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे नोबल प्राइज। तो डच नोबल के नाम से ना इसको जाना जाता है। नीदरलैंड के अंदर इतना बड़ा इस प्राइज को माना जाता है। तो इंडियन ओरिजिन के एक पर्सन को यहाँ पर मिल रहा है इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज, इस वजह से न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी देखो, नोबेल प्राइज़ मैंने पहले भी डिस्कस किए थे, जस्ट एक बार मैं आपको उनका रिवीजन भी करवा देता हूँ। याद करो, हमने देखा था कि जब हम बात करते हैं किसकी, नोबेल प्राइज़ की, तो जो नोबेल प्राइज़ होते हैं वो टोटल 6 फील्ड्स के अंदर दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपका इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड लास्टली आपका छठा प्राइज होता है पीस प्राइज। तो ये 6 चीज़ों के लिए आपके नोबेल यहाँ पे दिए जाते हैं, नोबेल प्राइजेस। ये आपको सारे पता होने चाहिए। साथ में ध्यान भी रखना था कि मैथ्स के लिए कोई नोबेल प्राइज़ नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था डॉक्टर ज्वेता गुप्ता जी के बारे में, तो उनका आंसर आ जाएगा आपका स्पिनोजा प्राइज। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल
2023 का जो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल था, इसकी थीम क्या थी? एक्चुअली समझो, होता क्या है ना, हर साल 11 अक्टूबर को इस पर्टिकुलर डे को ना हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों? देखो 1995 के अंदर अगर हम जाए ना, आज से लगभग 28 साल पहले, तो उस समय क्या हुआ था? उस समय चाइना के अंदर एक बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई थी। क्या मीटिंग हुई? बीजिंग के अंदर मीटिंग होती है, जो चाइना के अंदर बीजिंग आप जानते हो, वहाँ पर मीटिंग हुई। वहाँ पर बात करी गई कि महिलाओं के अगेंस्ट काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, बच्चियों के अगेंस्ट काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सारे देशों को मिलकर आगे आना पड़ेगा, ताकि ये जो इस तरह के इश्यूज़ है ना, हम इनको रिजॉल्व कर पाएँ। तो वहाँ से काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए लड़कियों की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए। तो वहीं से हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया 11 अक्टूबर को एज एन इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल। तो इस बार का जो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल हुआ है 11 अक्टूबर 2023 को, यहाँ पर हमारी जो थीम थी वो क्या थी कि गर्ल्स के जो राइट्स होते हैं ना, उनके अंदर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमारी लीडरशिप, हमारी वेलबींग। ठीक है, तो ये इस बार का यहाँ पे थीम हमें देखने को मिला है। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ GIC, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जो आपके नए चेयरमैन हैं वो कौन बने हैं? तो यहाँ इनका करेक्ट आंसर है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, दैट इज रामास्वामी एन। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंश्योरेंस, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी था। अब ध्यान से समझो, जैसे हम बात करते हैं ना इंश्योरेंस की, तो एक तो जैसे आपकी होती है लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, आप जानते होंगे, ठीक है ना, कि बेसिकली आप कुछ प्रीमियम पे करते हो और अगर मान लो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो कुछ कंपनसेशन दिया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें के लिए इंश्योरेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपकी व्हीकल इंश्योरेंस हो गया। इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस होती है कि अगर कल को कोई दिक्कत आ गई तो आपको कोई ना कोई कंपनी पे करेगी, जैसे कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उसी तरह से आपकी GIC है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है सर, अब यहाँ पर जो रामास्वामी NG है ना, इनको यहाँ पर इसका चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इसका अपॉइंट किया गया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आएगा कि सर आखिर ऐसे अपॉइंटमेंट्स करता कौन है, कैसे इनको चूज किया जा रहा है? तो ध्यान में रखना कि हमारी जो सरकार है ना, वही इनको अपॉइंट करती है। और हमारी सरकार के अंदर अगर आप मिनिस्ट्री की बात करें तो वो आ जाती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है ना, इंश्योरेंस वाला काम हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ही देखती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये हमें देखने को मिल जाता है। हमारी जो भारत सरकार की ये जो मिनिस्ट्री है ये इंश्योर करती है इस चीज़ को, तो इसका भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हुई। आगे चलते हैं, आगे पूछ रहा है कि एयर इंडिया के द्वारा किस टाइप का एयरक्राफ्ट एक्वायर किया गया है वाया गिफ्ट सिटी। पहली बात तो आप गिफ्ट सिटी के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना, गुजरात, ठीक है ना, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्निक सिटी है। ठीक है, फिनटेक सिटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये जो गिफ्ट सिटी की जब मैं बात करता हूँ, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है ना, फाइनेंस टेक सिटी भी लिख सकते हो आगे, ठीक है। तो बेसिकली इसके माध्यम से यहाँ पर एयर इंडिया ने क्या किया है, आपके कुछ एयरक्राफ्ट एक्वायर किए हैं, और वो कौन सी टाइप के हैं? एयरबस A350-900। अब ये जानना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ पहली बार होती है, तो वो एग्जाम के वजह से रेलिवेंट हो जाती है। तो पहली बार गिफ्ट सिटी के थ्रू यहाँ पे इसको एक्वायर किया जा रहा है, तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। कल को ऐसा भी हो सकता है वो आपको यहाँ पे बता दे, ठीक है, कि ये वाले एक्वायर किए गए, किसने एक्वायर किए, तो उनका आपको पता होना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो अबाउट। तो ऐसा ध्यान में रखो कि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा जैसा मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं, क्वेश्चन के साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ना, दैट इज़ मोर रेलिवेंट। क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है टॉपिक्स वही आए, पर क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका बदल जाए। तो हमें अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी ना, साइड इन्फॉर्मेशन भी होगी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो हम अपने सवाल को ईजिली कर पाएंगे। ठीक है सर, ये क्वेश्चन भी समझ आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज विच गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड ग्रीन वॉर रूम।
देखो, एक बात ध्यान रखना, वॉर रूम क्या होता है? देखो नाम से ही समझना, वॉर रूम क्या होता है। बेसिकली कल को मान लो कोई लड़ाई होगी, उस लड़ाई के अगेंस्ट एक कमरा होगा जहां पर सब लोग डिसीजंस ले रहे हैं कि कैसे उससे लड़ना है, कैसे स्ट्रेटजिक प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए उससे लड़ने के लिए। सारा वहां पर डेटा वगैरह आपका आता रहेगा, उसको आप देखोगे, उसके हिसाब से फैसले लोगे। यही होता है वॉर रूम। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वॉर रूम्स आप बना सकते हो। ठीक है सर। तो यहां पर इन्होंने साथ में शब्द क्या यूज कर दिया, एक ग्रीन शब्द को यूज कर दिया। सर अब इस चीज का क्या अर्थ ग्रीन का? देखो ग्रीन का जब भी वर्ड आता है ना, आपके दिमाग में हमेशा ही हमेशा क्या आना चाहिए, इन्वायरमेंट। कभी सुनते हो ना ग्रीन, ग्रीन सिटी, क्या होता है इसका अर्थ? फिर इसका अर्थ हमेशा इन्वायरमेंट के साथ लिंक्ड होता है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ग्रीन वॉर रूम की, कहीं ना कहीं ये उस चीज़ की बात कर रहा है कि हमारे जो एरियाज में जो पोल्यूशन हो गया, उससे जो कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वायरमेंट है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये जो इन्वायरमेंट है नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो, इसको हम कंजर्व कर पाए, इसी के लिए हमें क्या देखने को मिलते हैं, ग्रीन वॉर रूम। तो अभी किसने यहाँ पे ग्रीन वॉर रूम एस्टेब्लिश किया है? द आंसर इज दिल्ली के द्वारा। अब आपको बताने की जरूरत हो ही नहीं चाहिए कि दिल्ली ने ऐसा क्यों किया है, बहुत ही ईजी आंसर है। देखो अभी 1 महीना पहले की बात है, आपने देखा कि दिल्ली के अंदर कितना ज़्यादा पोल्यूशन हमें देखने को मिला। चाहे आप उसमें गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, इंडस्ट्रीज़ का देख लीजिए, पराली जलाने की वजह से जिसको हम, ठीक है ना, तो ये सारे जो अलग अलग कारण होते हैं, ये सारे अलग अलग कारणों की वजह से क्या हुआ था, दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसको टैकल करने के लिए, उसके अगेंस्ट हम क्या काम करें, उसके लिए काम क्या आया, हमारा ग्रीन वॉर रूम, ताकि हमारे पास प्रॉपर डेटा आता रहे, प्रॉपर इनपुट्स आते रहें, लोगों के अंदर कुछ अवेयरनेस जनरेट करनी हो, वो सारी चीज़ें हम यहीं से दिशा निर्देश दे पाएँ। इसके लिए ग्रीन वॉर रूम इस्टेब्लिश किया गया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली गवर्नमेंट। क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे चलते हैं। हु इनॉग्रेटेड द भारत एनसीएक्स 2023, यानी कि भारत एनसीएक्स 2023 को किसने यहाँ पर इनॉग्रेट किया? तो यहाँ पे समझते हैं पहले तो एनसीएक्स क्या है। इसका अर्थ है, एनसीएक्स का नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। सर इसका क्या अर्थ हुआ? देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आजकल आप देख रहे हो जैसे जैसे हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम हर जगह डिजिटली चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के साथ एक साइबर सिक्योरिटी का एक चैलेंज, मतलब साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रीज़न बीइंग कि आप भी देखते हो कई बार आपका अकाउंट हैक हो जाता है, वहाँ से पैसे निकाल लिए जाते हैं, या फिर इस तरह से ना बहुत सारे अलग अलग तरीके। इवन देशों के बीच में साइबर वॉर्स आजकल चल रही है, कभी रशिया ने किसी के ऊपर कर दिया, कभी चाइना किसी के ऊपर कर रहा है। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है ना, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा है, मान लो डिफेंस का डेटा है, अब कल को ये किसी दुश्मन देश के पास चला गया, कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल। तो हमें ना साइबर सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं बेहतर बनाना है, उसको इंश्योर करना है। और सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, हमारे जो आम लोग हैं, मैं और आप जैसे लोग हैं, हमें भी ये चीज़ इंश्योर करनी है। उसी के लिए ना ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज बेसिकली है, ताकि कहीं ना कहीं हमारे जो पब्लिक सेक्टर के अंदर हो गया या प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, वहाँ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनको इसके बारे में जानकारी दी जा पाए, उनको सिखाया जा पाए, उनको ट्रेनिंग दी जा पाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करी जा पाए। उसके लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट करी गई। और इस नेशनल साइबर सिक्योरिटी को जो इनॉग्रेट किया, वो किया गया बाय मिस्टर अजय कुमार सूद जी। किसने किया? अजय कुमार सूद जी के द्वारा। सर ये कौन है अजय कुमार सूद जी? देखो ये हैं हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनके द्वारा यहाँ पर इस चीज़ को इनॉग्रेट किया गया, ताकि हम साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अच्छी जानकारी सबको पहुंचा पाएं। तो इसलिए इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के बारे में, कि आखिर जो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है ये किस दिन हम यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है। द आंसर इज वेरी सिंपल, द आंसर इज 12 अक्टूबर। 12 ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के रूप में
डेजिग्नेट किया गया है। थोड़ा सा मैं आपको आर्थराइटिस के बारे में बता देता हूँ। देखो कई बार आपने देखा होगा ना कि जॉइंट पेन होती है, घुटनों में दर्द, जहां पर भी आपके जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलने के अंदर दिक्कत आती है, ठीक है ना, कई बार स्वेलिंग हो जाती है उस एरिया की। तो यहाँ पर जब जॉइंट्स पेन होती है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या, आर्थराइटिस। तो बेसिकली 12 अक्टूबर का दिन इसके रिगार्डिंग आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड डैश ऑन कॉपरेशन ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सोल्यूशन इंप्लीमेंटेड एट पॉपुलेशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। पहली बात तो समझो, यहाँ पर कई बार ना बच्चे इस वर्ड को देख के बहुत घबरा जाते हैं कि सर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। समझो इस बात को, मान लो दो देश हैं, ठीक है, अब दो देश किसी चीज़ के ऊपर आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है। अब आपस में ना दोनों कुछ हद तक एक दूसरे की बात से थोड़ा बहुत सहमत है कि यार हाँ ये चीज़ बढ़िया लग रही है, तो हमें इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। अभी ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है, समझे इस बात को, अभी हमने कुछ ऐसा दस्तखत नहीं किए बहुत ज़्यादा कि एक तो होता है कि आपने लीगली एक बाइंड कर लिया कि आपको भी ये चीज़ करनी है, हमें भी। अभी वह स्टार्टिंग फेज है उसका। हमने बोला कि चलो ठीक है यार, हमें ये चीज़ें बढ़िया लग रही है, आपस में मिलकर थोड़ा साथ में आते हैं और बातचीत करते हैं, आगे इस बात को बढ़ाते हैं। तो एक ना स्टार्टिंग पुश देने के लिए एमओयू आता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हाँ भैया हम अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों के ऊपर, हम अग्री कर पा रहे हैं कुछ हद तक, आगे और इसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना, डिजिटल सोल्यूशंस के रिगार्डिंग हमारा एक एमओयू अभी हुआ है, किसके बीच में, हमारे और मतलब इंडिया के साथ साथ जो पीएनजी है, पीएनजी क्या है, पपुआ न्यू गिनी। कौन है, पपुआ न्यू गिनी। इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक एमओयू हुआ है फॉर डिजिटल सॉल्यूशंस। डिजिटल सॉल्यूशन क्या होते हैं? देखो डिजिटल सॉल्यूशन ना अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोरोना आया, बिल्कुल कोविड-19 पैंडेमिक था, उस समय जब आपको वैक्सीन बुक करवा मतलब वैक्सीन के लिए अपना स्लॉट बुक करवाना था, तो आप कोविन ऐप पे जाते थे। तो कोविन ऐप के माध्यम से क्या हो गया, आप कहीं ना हेल्थ सेक्टर को उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया। अदरवाइज आप खुद सोचो, अगर मान लो ये होता कि आपको पता ही नहीं लग रहा कि मेरे एरिया में वैक्सीन है या नहीं है, आप रोज हॉस्पिटल जाके चक्कर काट रहे हो कि यार वैक्सीन आई या नहीं आई, तो दिक्कत होती, बिल्कुल ठीक बात है। या फिर जैसे आपके आरोग्य सेतु था, उसने भी बहुत मदद करी एक तरह से ये पता करने के लिए कि कहाँ पर कितने इन्फेक्शंस चल रहे हैं, कहाँ पर मुझे नहीं जाना, कहाँ पर बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, इस तरह की चीज़ें। तो हेल्थ सेक्टर के अंदर तो बहुत सारी इस तरह की हमें चीज़ें देखने को मिली। सिमिलरली एजुकेशन फील्ड के अंदर भी डिजिटल सोल्यूशन हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली ये तो इंडिया के काम थे, ये जो मैंने आपको बताया कोविन, आरोग्य सेतु, इस तरह की चीज़ तो इंडिया ने करी, हमने लोगों तक दिशा निर्देश पहुंचाने से वो हम डिजिटली कर पाए। सिमिलरली पपुआ न्यू गिनी ने भी तो कुछ किया होगा, बहुत सारे देशों ने ऐसा कुछ कुछ किया है। तो यहाँ पर ना हम हेल्थ, एजुकेशन, इस तरह बहुत सेक्टर्स के क्रॉस क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं, कुछ चीज़ें वो हमारे से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपस में एक तरह का हम अंडरस्टैंडिंग हो, एंड उसके माध्यम से हमारा जो कॉपरेशन है ना, उस कॉपरेशन को हम यहाँ पे बढ़ाएं, ठीक है ना, ताकि एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हम लेकर आ पाए। तो यहाँ पर हमने किसके साथ कैबिनेट के अंदर जो अप्रूव किया है एमओयू, दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपका पीएनजी यानी कि पपुआ न्यू गिनी। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। व्हाट recent approval did the union cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi ji provide regarding mining activities specifically related to critical and strategic minerals? मैं थोड़ा इसको आपको मीनिंग समझाता हूँ क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का। देखो, आप आजकल जैसे अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखते हो, बिल्कुल ठीक बात है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, या आप लोग ने स्मार्ट वॉच पहनते होंगे, आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, ठीक है ना, ये कैमरा यूज़ कर रहा हूँ मैं सामने, ये पीछे आपका प्रोजेक्टर यूज़ हो रहा है। इनके अंदर ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके मटेरियल्स यूज़ होते हैं, ठीक है ना, आपके बहुत सारे अलग अलग तरह के जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं। अब इंडिया में ये जो ज़्यादातर जो मटेरियल्स हैं ये बनते कम हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बनते, हमें दूसरे देशों से इनको मंगाना पड़ता है, जो भी इनके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ना हमारी सरकार ने क्या किया, कुछ मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया, उनकी एक लिस्ट बना ली, ठीक है। अब ये वो मिनरल्स हैं
जो आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा तो इन मिनरल्स का यूज़ होगा, आपका 5G 6G इस तरह की चीज़ें आएंगी, सेमीकंडक्टर्स बढ़ेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आएगा, मतलब चल रहा है सब सारी चीज़ें, ऑब्वियसली आने वाले टाइम में बढ़ेंगी ये चीज़ें, तब इनका जो कंजम्पशन होगा वो और ज़्यादा बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि जब ये चीज़ें बढ़ेंगी और उस टाइम इंडिया ये सारे कंपोनेंट्स मंगा रहा है दूसरे देशों से, क्या इंडिया के लिए वो अच्छी बात है? नहीं। इंडिया क्या कोशिश कर रहा है? आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते ये मिनरल्स हम दूसरी जगह से मंगाएं, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से हम यहाँ पर लोकली उसकी प्रोडक्शन करें, या फिर हम कुछ अच्छी रिलेशनशिप्स दूसरी कंट्री के साथ एस्टेब्लिश करें ताकि इनकी प्रॉपर सप्लाई हमारे पास मिलती रहे। तो इसी वजह से क्या हुआ है ना, अभी रिसेंटली एक अप्रूवल दिया गया है इन्हीं सब की माइनिंग एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, ताकि हम ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो मिनरल्स की बात कर रहा था, जैसे आपका लिथियम हो गया, आपका नायोबियम हो गया, आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गया, इनके रिगार्डिंग इनके रॉयल्टी रेट्स क्या होने चाहिए कि मान लो किसी को दे दिया एक माइनिंग के लिए, उसको एरिया दे दिया, क्या रॉयल्टी रेट क्या रहेगा वहाँ का, उसके लिए यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसेंटली अप्रूव्ड ऑटोनमस बॉडी मेरा युवा भारत। ठीक है, इसको माई भारत भी बोलते हैं या मेरा युवा भारत, जैसे भी आप कहना चाहो। पहले तो ये बताओ कि युवा किसको बोलते हैं आपके हिसाब से, कौन है युवा इंडिया में? क्या विराट कोहली युवा है? आप लोग बोलोगे सर उम्र तो उनकी 35 साल हो गई है, तो क्या युवा बोल सकते हैं? देखो डेफिनेटली उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है, पर अगर आप लॉजिकली आप देखोगे ना, जो हमारी सरकार के हिसाब से जो युवा होता है वो होता है आपका वो पर्सन जो 15 से 29 साल की उम्र के बीच में होता है, उसको इंडिया में युवा माना जाता है। ठीक है, चलो ये बात तो सर समझ आई। अब एक्चुअल में ना हमारे सरकार के द्वारा क्या किया गया है ना, एक पोर्टल बना दिया। ठीक है ना, अब इंडिया में आप नोटिस करो इस एज ग्रुप के बीच में, यानी कि 15 से 29 साल की एज ग्रुप के बीच में बहुत सारे लोग हैं, और भारत आने वाले समय में किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये लोगों का कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर हमने इस ग्रुप को, ये जो 15 से 29 साल वाला ग्रुप है, आप में से ज्यादातर लोग इसी ग्रुप को बिलोंग कर रहे होंगे, ये जो ग्रुप है अगर हमने इसको सही डायरेक्शन पे लगा दिया ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है ना वो डेफिनेटली तरक्की की राह पे चला जाएगा। पर अगर नहीं कर पाए, अगर इनको अच्छे रोजगार नहीं मिले, अगर इनको अच्छी एक्टिविटीज नहीं मिली, अगर इनको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो फिर देश गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो यही सारी चीज़ें करने के लिए इन युवाओं की जो प्रॉपर इनकी एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए, और अपना जो यूथ की एनर्जी है उसको नेशन बिल्डिंग के लिए यूज़ करने के लिए हमारे पास ये है MY भारत, यानी कि मेरा युवा भारत। ध्यान रखने वाली बात यह है, हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, ठीक है, एक मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स भी कह सकते हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जो है, या जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री यहाँ पे इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, जो कि जो भी इसके रिगार्डिंग काम होंगे, कैसे कैसे ये चीज़ें वर्क करेंगी, वो सारे काम इसके द्वारा देखे जाते हैं। तो ये जो बॉडी बनी है ना मेरा युवा भारत, इसी पर्पस के लिए है कि युवाओं को आप सही डायरेक्शन के अंदर लेके चलो, ताकि उनका प्रॉपर आप नेशन बिल्डिंग के अंदर उनको कैसे यूटिलाइज करना है ये यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो फोकस तो डेफिनेटली 15 से 29 साल के जो लोग हैं, जो युवा हैं बेसिकली, उनके ऊपर है, पर इसके अलावा जो बच्चे किशोर अवस्था के अंदर हैं, मान लो 10 साल 12 साल, उनके लिए भी यहाँ पे डेफिनेटली फोकस है। बेसिकली एक प्रोग्राम यहाँ पे इसके अंतर्गत भी चल रहा है कि जो 10 से 19 साल के लोग हैं ना, उनको कैसे हम यहाँ पे उनके चैलेंजेस को कैसे हम टैकल कर पाएँ, ये भी यहाँ पर फोकस देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पर पूछ रहा है कि एक फ्रीडम हाउस है, उसके द्वारा जो इंटरनेट फ्रीडम की रिपोर्ट निकाली जाती है, वहां पर इंडिया का क्या स्कोर हमें देखने को मिला। समझे इस बात को? एक्चुअली आप नोटिस करो, होता क्या है ना, इंटरनेट फ्रीडम की आप बात कर लो, ठीक है ना, कि इंटरनेट पे कोई कितनी फ्रीली बात कर सकता है। क्या ऐसा तो नहीं कि वहां की सरकार बार बार इंटरनेट काट देती है? कई जगह होता है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे चाइना के अंदर आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, मतलब है थोड़ी बहुत है, बहुत कम है बेसिकली। इंटरनेट के ऊपर आप अपने व्यूज़ को उतना फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते चाइना के अंदर। चाइना को लगता है कि यार किसी को हमें नहीं बोलने देना तो उसका इंटरनेट काट दिया जाता है, उनको इंटरनेट का एक्सेस नहीं दिया जाता, या फिर लोगों को चुप कराने के लिए इंटरनेट का एक्सेस हटा दिया जाता है। तो इस तरह से किसी देश के अंदर कितनी इंटरनेट फ्रीडम है,
उसके लिए एक एनजीओ है, ठीक है। क्या है इस एनजीओ का नाम? इस एनजीओ का नाम है फ्रीडम हाउस। ये एनजीओ ना इंटरनेट फ्रीडम रिपोर्ट यहाँ पे निकालती है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत वो यही बताती है कि कितनी इंटरनेट फ्रीडम है। तो यहाँ पर पता क्या होता है, यहाँ पर 70 कंट्रीज को इसने यहाँ पे रेटिंग दी। बेसिकली 70 कंट्रीज में देखा कहाँ का कितनी इंटरनेट फ्रीडम है, और इंडिया का रैंक उसमें आया 50। थोड़ा सा खराब रैंक है क्योंकि 70 में से हम 50वें नंबर पर हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट फ्रीडम अभी और बढ़ाई जा सकती है। चाइना के बारे में सरप्राइजिंग तो नहीं बोलूंगा, चाइना के बारे में चीज़ ये है कि चाइना ना पिछले 9 सालों से, ठीक है, लगातार आखिरी स्थान पर है। तो आप खुद देख पा रहे हो चाइना में कितनी इंटरनेट फ्रीडम है, ठीक है। क्या है? बहुत कम, बिल्कुल जीरो के मुकाबले। तो 9th कंसेक्यूटिव ईयर चाइना हैज बीन ऑन द बॉटम मोस्ट पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर रैंकिंग। बाकी यहाँ पर जो रैंकिंग दी जाती है वो एक स्केल के ऊपर दी जाती है, जहाँ पर स्केल की रैंकिंग होती है 1 से लेकर 100 के बीच में। अगर आपका स्कोर आया 100 तो मतलब आपके नागरिकों को पूरी इंटरनेट आज़ादी है। अगर रैंक नहीं, अगर स्कोर आया आपका 1 वाली साइड, तो वहाँ पे लोगों को बिल्कुल आज़ादी नहीं है इंटरनेट की। ये आपको पॉइंटर्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर इसने पूछा था इंडिया का क्या रैंक है, तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पे 50। इसको रैंक कर लो स्कोर की बजाय, इसको आप यहाँ पे रैंक यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना, या स्कोर ही लिख लो, ठीक है, स्कोर ही लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, स्कोर लिख लो। हाँ स्कोर ही ठीक है कि स्कोर इंडिया का 50 आया है, ठीक है। इंडिया मिडल के अंदर था, यहाँ पे 70 कंट्रीज के अंदर हम यहाँ पर मिडल के अंदर थे, वी वर इन द मिडल रेंज, ठीक है। रेंज कौन सी है? मिडल रेंज। और हमारा स्कोर कितना आया है? स्कोर आया है हमारा 50। तो ये आपको कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि हमारे जो AMFI है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, यहाँ पर इसके नए चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? देखो पहले आप नोटिस करना, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कोविड-19 पैंडेमिक जब से आया ना, तब से लोगों का रुझान इनके अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इवन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले हमारे AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इसके यहाँ पे चेयरमैन थे कौन? A बालासुब्रमण्यम। इसको यहाँ पे रिप्लेस करके अब आ चुके हैं कौन? अब आ चुके हैं नवनीत मनोट जी। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहां कह रहा है कि SBI के जो चेयरमैन है, सॉरी SBI के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अश्विनी कुमार तिवारी जी, उनके रिगार्डिंग अभी रिसेंटली क्या नई डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। तो देखो SBI के बारे में भी क्वेश्चंस आपके अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक बात तो आप ध्यान में रखो कि पहली बात तो SBI के जो MD हैं वो कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी जी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं SBI के चेयरमैन की, तो SBI के चेयरमैन आपके दिनेश कुमार जी आपको देखने को मिल जाएंगे। दिनेश कुमार खारा जी इनका आप नाम लिख सकते हो। कई बार ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले जाते हैं। तो अभी क्या रीसेंट डेवलपमेंट हुई है इनके रिगार्डिंग? रीसेंट डेवलपमेंट ये थी कि जो अश्विनी कुमार तिवारी जी है ना, जो SBI के आपके MD हैं, उनका जो टेन्योर है वो यहाँ पर 2 साल से एक्सटेंड कर दिया गया है। उनका टेन्योर 2 साल यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर B। इवन आपके जो MD है ना, सॉरी जो चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी, उनका भी टेन्योर एक्सटेंड किया गया था। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि कौन सी 2 एंटिटीज ने पार्टनर किया है ताकि इंडिया का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड निकाले विद नो CVV एक्सपायरी डेट और एनुअल फी। आप अपने जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड देखते हो, बिल्कुल। अगर मान लो आप क्रेडिट कार्ड देख रहे हो तो उसके ऊपर CVV नंबर होता है, बिल्कुल होता है, उस कार्ड का नंबर होता है, उसकी एक्सपायरी डेट, ये सब सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। पर कई बार ना ऐसा देखा गया है कि इन डिटेल्स को मिसयूज कर कर सिक्योरिटी के साथ हैम्पर किया जाता है, ठीक है ना। किसी को मान लो आपको CVV नंबर पता लग गया, कार्ड नंबर पता लग गया, वो आपकी डिटेल्स पूरी हटाने की कोशिश करेगा, डिटेल्स को यूज़ करके, मतलब मिसयूज़ करके आपके अकाउंट से, मतलब आपके अकाउंट से नहीं, वो पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ना 2 एंटिटीज साथ में आई हैं ताकि इस तरह का कार्ड निकाले, क्रेडिट कार्ड, जहाँ पर आपका CVV नंबर मेंशन नहीं है, आपका कार्ड नंबर नहीं है और ना ही एक्सपायरी डेट है। तो इस वजह से क्या होगा ना, आपके जो क्रेडिट कार्ड है उसकी यहाँ पर क्या बन जाएगी, उसकी जो सिक्योरिटी है ना
वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। और ऐसा किसने किया है? ऐसा किया है एक्सिस बैंक के साथ साथ जो 5 है। दरअसल में जो 5 है ना, इसका पहले नाम हुआ करता था अर्ली सैलरी। ये पहले नाम था इसका, क्या था नाम? अर्ली सैलरी। अब इसका नाम बदल गया है, अब इसका नाम है 5। तो 5 और आपके एक्सिस बैंक, यहां पर दोनों ने मिलकर ये चीज करने की कोशिश करी है। एक्चुअली जो 5 है ना, ये अपने आप में एक कंज्यूमर लेंडिंग ऐप है। मतलब एक ऐप है बेसिकली जिससे लोगों को पैसा उधार पर दिया जाता है। और ये हमारे जो आजकल के जो युवा हैं, या फिर जो 15 साल 20 साल इन लोगों को जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना, उनके बीच में बहुत पॉपुलर है। तो टेक सेवी जिसको बोलते हैं ना, कि जो लोग टेक्नोलॉजी को बहुत यूज़ करते हैं, जो हमारे युवा लोग हो गए, तो टेक सेवी इंडिविजुअल्स के अंदर ये बहुत पॉपुलर है 5। तो ये 5 का भी मतलब पता होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम ये जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड की बात हुई, ठीक है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट ही है, ठीक है, ये पहले भी हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखो ब्रिक्स के बारे में है तो हम चर्चा करके आ ही चुके हैं। इसने पूछा है कि जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कंपटीशन कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी नई दिल्ली के अंदर, जिसको आपके सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई ने जब इसको ऑर्गेनाइज किया नई दिल्ली के अंदर, उसका यहाँ पर थीम क्या था? तो थीम बड़ा ही सिंपल है। थीम अगर देखो आप खुद सोचो, अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रहा है तो कुछ कंपटीशन की बात होगी, पर यहाँ पर तो सर बहुत ऑप्शंस में है, बिल्कुल बात है, पर इसका एक्चुअल में आंसर है कि जो आपके कंपटीशन लॉ के अंदर कुछ नए इश्यूज आ रहे हैं, कुछ पॉलिसी डायमेंशंस हो गया, पर्सपेक्टिव्स हो गया, चैलेंजेस हो गया, उसकी थीम यही थीम थी कि इसको हम कैसे टैकल करें। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हेल्प के रिगार्डिंग, कि जो ए हेल्प प्रोग्राम था वो कौन सी स्टेट के अंदर इनैग्रेट किया गया। पहले ना मैं आपको थोड़ा ए हेल्प की आपको फुल फॉर्म बता देता हूं। तो ए हेल्प की फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। क्या लिखा मैंने लिखा एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। समझते हैं इस मुद्दे को। देखो, क्या आपने कभी आशा वर्कर्स देखी हैं? बिल्कुल देखी होंगी। गांव के अंदर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उसी तरह से आप नोटिस करो, एक होते हैं जैसे पशुओं की हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे जो लाइफ स्टॉक है उनको भी समय के ऊपर प्रॉपर टीका मिल पाए, प्रॉपर उनकी सेहत बनी रहे लाइफ स्टॉक की, वो भी ज़रूरत है ना। तो दरअसल में ना हमने जैसे आशा वर्कर्स थी, सिमिलरली यहाँ पर ए हेल्प के अंदर हमने बात किसकी करी है? हमने बात करी है पशु सखी। सखी होता है दोस्त, पशु सखी का मतलब हो गया आपके जो एनिमल्स की जो दोस्त है। तो बेसिकली ना एनिमल्स की हेल्थ को इम्प्रूव करना, उनको प्रॉपर समय के ऊपर वैक्सीनेशन मिल पाए, उसके लिए हमारी सरकार का ये प्रोग्राम है ए हेल्प, यानी कि एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। तो ये वाला हमारी जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यहाँ पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अभी जो रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया था वो था आपका झारखंड के अंदर, इसलिए इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा नई दिल्ली यशोभूमि के अंदर जो G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट हुआ, उसकी यहाँ पर क्या थीम थी। देखो, इंडिया के अंदर आप जानते हो G20 समिट हुआ, बिल्कुल ठीक बात है, नई दिल्ली के अंदर हमने ये चीज़ देखी। अब वहाँ पर बहुत अलग अलग चीज़ें भी हुई साथ में। तो यहाँ पर ना दुनिया भर के जो आपके जो मेजर कंट्रीज़ के जो पार्लियामेंट्स थे उनकी यहाँ पर बड़ी मीटिंग हुई। तो वो जो मीटिंग थी उसके अंदर भी कुछ अच्छे निष्कर्ष निकल के आए। तो उसकी जो थीम थी ना वो यही थी कि जो पार्लियामेंट्स हैं फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। देखो G20 को आपसे थीम पूछे वो क्या है, वो भी यही थी। क्या थी? हम इसको बोलते हैं क्या? वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? इसका होता है कि पूरा जो दुनिया है ना वही हमारा परिवार है, पूरी दुनिया को ही हम परिवार मान के चलते हैं।
इसका अर्थ क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो जो आपके पार्लियामेंट के समिट हुआ उसकी भी थीम यही रही, पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्या पूछ रहा है कि कौन सी पर्टिकुलर ऐसी कंपनी है जिसको यहां पर एक अवार्ड मिला, किस चीज के लिए? बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी। तो किसके लिए मिला, कौन सी कंपनी को? द आंसर इज, क्या है इसका आंसर? द आंसर इज MRPL। MRPL क्या है? मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। एक ना लास्ट लेक्चर के अंदर एक छोटा सा एक डाउट था, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। कुछ बच्चों ने पूछा था, देखो दो टर्म्स होती हैं, एक होती है आपकी स्टैगफ्लेशन, मेरे से गलती से पिछली बार श्रिंकफ्लेशन की जगह स्टैगफ्लेशन या वाइस वर्सा बोल हो गया था, अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ दोनों चीज़ों को। श्रिंकफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन के बीच का अंतर क्या होता है ये मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। देखो स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन जब भी आपके दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में यहाँ पे वर्ड आना चाहिए जिसका नाम है क्या? स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है? रुका हुआ। क्या चीज़ रुकी हुई है? आप बोलोगे सर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी जीडीपी ग्रोथ रुकी हुई है, या तो हमारी जीडीपी बढ़ नहीं रही या उल्टा नीचे आ रही है। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर आपकी इन्फ्लेशन तो है, इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। क्या मैंने बोला? मैंने बोला भैया महंगाई बढ़ रही है पर आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही। होता है ना कई बार कि चलो देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, हमारी इकॉनमी बढ़ रही है, उसके साथ ही साथ आपकी महंगाई भी बढ़ती है। पर अगर ऐसा होता है कि महंगाई तो बढ़ रही है पर ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी सैलरी बढ़ नहीं रही पर आपकी महंगाई बढ़ जा रही है, तो बड़ी दिक्कत आती है। एंड साथ ही साथ अगर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इस चीज़ को बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन। ठीक है, वर्ड ना स्टैग्नेशन से ध्यान रखो, स्टैग्नेशन मतलब रुका हुआ, तो क्या रुका हुआ है? इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूं ना श्रिंकफ्लेशन की, श्रिंक वर्ड क्या होता है? श्रिंक मतलब छोटा हो जाना। समझाता हूं, क्या आपने कभी पार्ले जी का पैकेट देखा है? बिल्कुल सर देखा है। अब आज से 10 साल पहले आप ध्यान में रखो, 10 साल पहले अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 5 रुपए का अगर पार्ले जी पैकेट था, तो आप मुझे बोलोगे सर उसमें 10 बिस्किट आया करते थे। कितने का पैकेट है ये? 5 रुपए का। ऑन द अदर हैंड जो पार्ले जी का पैकेट है ना, वो आज भी सर 5 रुपए का ही आता है। पर आपको पता है यहां पर 10 बिस्कुट नहीं होते, अब होते हैं सिर्फ 7 बिस्किट। तो नोटिस करो यहां पर ना, अगर आज आप 10 बिस्कुट चाहते हो पार्ले जी के, तो वो 5 रुपए के नहीं मिल रहे, वो आपको 6 रुपए 7 रुपए ऐसे कुछ मिलेंगे। तो बेसिकली पता क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, पार्ले जी वालों ने दाम उतना ही रखा, 5 रुपए का 5 रुपए ही रखा, पर उसके अंदर जो आपके नंबर ऑफ बिस्किट्स थे, जो क्वांटिटी थी, वो कम कर दी। तो एक तरह से ये भी तो महंगाई का दूसरा तरीका ही है। तो इसी को बोलते हैं श्रिंक, श्रिंक मतलब छोटा होना, इन्फ्लेशन, इसी को बोलते हैं। आपने लेस का पैकेट देखा है? बिल्कुल। अब लेस का पैकेट देखो, पहले भी 30 रुपए का था, अभी भी 30 रुपए का ही है। पहले 30 रुपए के लेस के अंदर ना अच्छे खासे आपको चिप्स मिल जाते थे, आजकल नहीं मिलते। ये क्या है? दाम उतना ही रखा पर कहीं ना कहीं क्वांटिटी कम कर दी, दैट इज श्रिंकफ्लेशन। आई होप जो भी पिछले लेक्चर के अंदर थोड़ी सी रह गया था वो मुद्दा स्टैगफ्लेशन का और श्रिंकफ्लेशन का आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेशन। ठीक है, काफ़ी हमने डेप्थ के अंदर चीज़ों को जानने की कोशिश करी। देखो पॉइंट पता क्या होता है, अगर आप सिंपली क्वेश्चंस देखते रहोगे तो आपको लगेगा यार मैंने क्वेश्चन तो कर लिया, बट उसका ना उतना पर्पस सॉल्व नहीं होता। रीजन बीइंग एग्जाम के अंदर कभी सेम क्वेश्चन थोड़ी आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब कि जैसे अगर हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ा, इसके अंदर एज इट इज क्वेश्चन थोड़ी उठ के आ जाएगा। तो इस वजह से क्वेश्चन को जितना जानना जरूरी है उतना ही इंपॉर्टेंट ये जानना जरूरी है कि उसके साथ की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या है। अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन और बाकी आगे पीछे की पूरी बातें पता है, तब इंश्योर कर पाओगे कि एग्जाम के अंदर कैसा भी क्वेश्चन आए, एग्जामिनर आपको कितना भी घुमाने की कोशिश करे, आप उस क्वेश्चन को टैकल कर ले जाओगे। तो जितना हम जैसे ना अब ब्रिक्स वाला क्वेश्चन डिस्कस किया, अब ब्रिक्स का जरूरी थोड़ी है कि वो ब्रिक्स के बारे में यही पूछेगा कि ब्रिक्स का क्या समिट का कहाँ पे हुआ या क्या उसका थीम थी, ये भी तो पूछ सकता है ब्रिक्स के अंदर कंट्री कौन सी है। तो इसलिए जब भी मैं आपको कोई सवाल करवाता हूँ ना, तो वो सवाल तो मैं आपको करवाता ही हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं आपको उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन,
क्या क्या चीज़ें उसके साथ लिंक्ड है, वो सारी बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक ही क्वेश्चन के माध्यम से ना हम कहीं ना कहीं 4-5 क्वेश्चंस को टैकल कर लेते हैं। तो कैसा भी क्वेश्चन बनेगा, वी विल बी एबल टू डू इट। यही तरीका होना चाहिए एक्चुअली जीके का। बहुत लोग बोलते हैं सर जीके पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ऐसा लगता है एग्जाम में जाके कि यार मैं कर लूँगा, पर हो नहीं पाता। रीज़न उसके पीछे का यही होता है कि हमारी क्लैरिटी नहीं होती कंप्लीट टॉपिक के ऊपर। जब विषय के ऊपर, जब आपके टॉपिक के ऊपर आपकी क्लैरिटी कंप्लीट होगी ना, आप खुद रियलाइज करोगे कि हाँ यार वहाँ पर मेरा आंसर अच्छे से आ जाएगा। तो यही आप तरीका अपनाइए, यही आप अपनी अप्रोच कीजिए। आपको जीके कैसी लग रही है, आपके क्या बेटर फील कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बेहतर हो रही है? आई एम श्योर आपको आने वाले सेशंस में भी आपको और भी तैयारी आपकी बेहतर होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। इसी तरह से आप बाकी हमारे जो और भी प्लेलिस्ट के अंदर और लेक्चर्स हैं उनको जाके भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।